बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क पर टूटी हुई क़यामत की, आफत की, कि किस तरह हुक्मरानों ने आज तक हकीकी मसाइल पर तवज्जो नहीं दी, जिसका ख़मियाज़ा आज पूरी कौम और मुल्क भुगत रहा है। केपी में जो मनाज़र देखने को मिल रहे हैं वो चंद लम्हों से ज़्यादा देखने की सकत नहीं है। नाज़रीन, फिर हम बात करेंगे इकबाल संघेड़ा के मामले पर कि किस तरह उसको चुपके से दबाया जा रहा है। ख्वाजा आसफ़ के दस्ते रास किसी वक्त भी ज़मानत पाकर दोबारा अपने ओहदे पर बहाल होंगे या जो एक दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश की जा रही है वो दुरुस्त साबित होगी। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। शहर इक़्तिदार में नाज़रीन दो ताकतवर आमने सामने आ गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। पुर्तगाल की नेशनैलिटी वाला क्या मामला है, इस पर तफसील से बात करेंगे कि कौन बड़े इस पे तरदीदें जारी करने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन असल मामला क्या है ज़रूर बात करेंगे। मैडम वज़ीर आला पंजाब जापान के दौरे पर रवाना हो गई हैं, इसका दिलचस्प अहवाल भी आज आपसे शेयर किया जाएगा। मगर पहले नाज़रीन ज़िक्र हो जाए कि पाकिस्तान का एक बड़ा मसला ये है कि इस मुल्क पर मार्शल लॉ लगाने वाले जमहूरियत का नाटक रचाते रहे और जिनको वोट के ज़रिए इक़्तिदार मिला वो बदतरीन आमर साबित हुए। ये नाम नहाद जमहूरी इख्तियारात समेटने की हवस से बाहर ही नहीं निकल पाए। न रास्ते की खबर थी, न मंजिल का पता था। कोई नहीं जानता था कि जाना कहाँ है और पहुँचेंगे कब। पिछले 25 से 30 साल के दौरान किसी हुक्मरान ने मौसमियाती तब्दीली के हकीकी ख़तरे का एहसास ही नहीं किया और हमारे यहाँ एक बड़ा तबका इस मौसमियाती तग़य्युर व तबद्दुल को या जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, इसको अमीरों के चोंचले करार देता रहा। इसका नतीजा ये निकला कि हर 2 साल के बाद बेवक्त की बारिशें और सैलाब हर चीज़ को तहबाला कर देते हैं। सिर्फ नाज़रीन एक बात कहने पर मजबूर है, इसमें कोई किसी की सियासी एफिलिएशन शामिल नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ जो इस मुल्क के गैर जानिबदार तबके हैं या एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि सिर्फ इमरान खान का 3.5 साला दौर एक इस्तिस्ना था जिसमें माहौलियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग को एक हकीकी ख़तरे के तौर पर लिया गया था और इससे निपटने के लिए सॉलिड स्टेप्स लिए गए थे। और पहले खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी नामी मंसूबा शुरू किया गया। फिर जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने इसी मंसूबे को आगे बढ़ाते हुए पूरे मुल्क में 10 बिलियन ट्री मंसूबा शुरू कर दिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। मगर इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के साथ ही उनके सेहत कार्ड मंसूबे की तरह ये मंसूबा भी इमरान दुश्मनी की लपेट में आ गया और इसको डस्टबिन में फेंक दिया गया। अगर इमरान खान के मंसूबे का नाम पसंद नहीं था तो उसका नाम बदल के आप उसको नवाज़ शरीफ शाहज़रकारी मंसूबे का नाम रख कर कम अज़ कम मंसूबा तो जारी रख लेते हैं। अब जब क्लाउड बस्ट, सैलाब और बारिशें क़यामत ढा रही हैं और एक दिन में 300 से ज़्यादा लोग लुक़मा अजल बन गए हैं तो लोगों को इमरान खान याद आ रहा है। फिर कहते हैं कि नौजवान इमरान खान के हामी क्यों हैं। जेल में जाने के बाद भी अब उसका सहर क्यों नहीं टूट रहा। कुछ लीगी साफ़ी बताते हैं कि आप इमरान खान को जितना मर्ज़ी याद कर लें मगर निज़ाम तो यही चलेगा। आज फिर एक साफ़ी ने अपने कॉलम में बताया है कि इमरान खान के माफ़ी मांगे बग़ैर दूसरी तरफ का गुस्सा ठंडा होने वाला नहीं है। ठीक है, यही निज़ाम चला लें मगर मुल्क तो नहीं चल रहा। इराक़ की इस जंग में बहुत पहले ही नुकसान हो चुका है, चलें इसे छोड़ें। सैलाब की तबाहकारियाँ ख़त्म होंगी तो फिर नवंबर दिसंबर में आप देखेंगे कि स्मॉग का रोग जो है वो झेलना पड़ेगा, जब सांस लेना भी महाल हो जाएगा। इसके बाद सर्दियों के 3 महीने पूरी कौम बारिश की दुआएं करने लगेगी। पाकिस्तान ऐसे ही दुआओं के सहारे चल रहा है और शायद चलता रहे। यूँ लगता है नाज़रीन कि शहर इक़्तिदार में नफसा नफसी का आलम शुरू हो चुका है। ज़राए बता रहे हैं कि नवंबर तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। बहुत ताकतवर नज़र आने वाले शायद नवंबर के बाद नज़र भी ना आए और कुछ ऐसे चेहरे सामने लाए जाएंगे जिनके बारे में अभी कोई सोच भी नहीं सकता। अगले सेटअप में जगह पाने के लिए पस पर्दा जारी कशमकश अब लड़ाइयों और धमकियों तक आन पहुंची है।
बाज़ ज़राए के मुताबिक एक बहुत ही ताकतवर वज़ीर की और एक असली ताकत रखने वाली शख्सियत की बाकायदा लड़ाई हुई है और बात बढ़ते बढ़ते जो है वो तलख़ कलामी तक जा पहुंची है। अब देखें आगे क्या होता है। इस ताकतवर वज़ीर का ख़्याल है कि उनसे लड़ने वाली ताकतवर शख्सियत उनके वज़ीर आज़म बनने की राह में रुकावट है और उनके ख़िलाफ़ नून लीग को सपोर्ट कर रही है। ज़राए का ये कहना है कि ताकतवर वफाकी वज़ीर का पलड़ा फ़िलहाल भारी है, जिनसे आने वाले दिनों में जान छुड़ाने की कोशिश की जाएगी। बज़ाहिर तो इन ख़बरों की या नवंबर तक जो तब्दीलियों की बात हो रही है उसकी बड़ी भरपूर अंदाज में तरदीद कर दी गई है एक सहाफ़ी के ज़रिए, लेकिन बावसूख ज़राए ये कहते हैं कि खिचड़ी अंदर ही अंदर पक रही है, लावा अंदर ही अंदर पक रहा है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। साथ ही ज़राए का कहना ये है कि ताकतवर वफाकी वज़ीर फ़िलहाल तो सेफ़ ज़ोन में है, मगर जल्द ही उनकी मोहब्बत का बुखार भी उतरने वाला है, क्योंकि ताकतवर शख्सियत के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है। उन्होंने इस वफाकी वज़ीर के ख़िलाफ़ अपने हम ख्याल दोस्तों में काफ़ी लॉबिंग कर रखी। नाज़रीन लें जी, ADCR इकबाल संघेड़ा का मामला भी अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ने लगा है। इकबाल संघेड़े को जुडिशल कर दिया गया, यानी अब उनकी ज़मानत हो सकती है। पहले रिमांड के बाद दिए गए जिस्मानी रिमांड में महकमा एंटी करप्शन इकबाल संघेड़े से मज़ीद कोई रिकवरी नहीं कर सका। यूँ लगता है, हाँ ख़बरें ज़रूर छुपवाई गई हैं कि जी 17 पता नहीं करोड़ में से इतने करोड़ कर लिए गए और इधर उधर की बातें हैं और अरबों रुपए की रिकवरी की ख़बरें ज़रूर शाया करवाई गई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अदालती अगर ज़बान में बात की जाए तो कुछ भी रिकवरी काबिल ज़िक्र रिकवरी नहीं करवाई जा सकी। यूँ लगता है कि इकबाल संघेड़ा साहब की किसी हद तक मामला जो है वो हल हो चुके हैं। गिरफ़्तारी के बावजूद इकबाल संघेड़ा का ताहाल तबादला भी नहीं हुआ, ना वो मुअत्तल हुए हैं, ना उनकी जगह कोई नया अफसर आया है। इस हिसाब से अगले 1-2 रोज़ में अगर उनकी ज़मानत हो गई तो ज़राए का कहना ये है कि वो हो सकता है कि वापस अपनी सीट पे आके भी बैठ जाए। इकबाल संघेड़े के मामले पर ख्वाजा आसिफ ने नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को जो खौफनाक तस्वीर दिखाई है, नून लीग के अंदरूनी हल्के उसे ब्लैकमेलिंग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बहुत ही मखसूस चालें चल के बाप बेटी को इस मामले में डरा दिया। यूँ ख्वाजा आसिफ अपने दस्ते रास को बचाने में बज़ाहिर कामयाब नज़र आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने मियाँ नवाज़ शरीफ से मुलाकात के दौरान उन्हें इस बात पर कायल कर लिया कि अगर एक ऐसे ब्यूरोक्रेट की अरबों रुपए की करप्शन बेनकाब हो गई जो हमारे बहुत करीब समझा जाता है, तो इससे हमारी अपनी साख बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। यानी ख्वाजा साहब ने ये नहीं कहा कि मेरी ज़ाती साख ख़राब हो जाएगी, वो दोस्त तो वो उनके थे। उन्होंने कहा ये पूरी नून लीग की साख बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा जी हमारे मुखालिफिन को प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाएगा कि अगर हमारे एक ब्यूरोक्रेट की करप्शन का ये हाल है तो पूरी हुकूमत और तमाम ब्यूरोक्रेट्स ने क्या तबाही मचाई होगी। ख्वाजा आसिफ, ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम में होने वाली करप्शन की तस्वीर दिखाकर नवाज़ शरीफ को बैकफुट पे कर दिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत हर ज़िले को माहाना करोड़ों रुपए दिए जाते हैं और बाज़ अज़ला को तो 10 माह के दौरान 70 से 80 करोड़ रुपए भी दिए गए, मगर पूरे पंजाब में गंदगी जू की तू है। अब ज़राए का ये कहना है कि ख्वाजा आसिफ ने मियाँ नवाज़ शरीफ को बताया कि एक करप्ट ब्यूरोक्रेट को निशान इबरत बनाया गया तो फिर बाकी करप्ट ब्यूरोक्रेट्स भी उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे और नून लीगी हुकूमत की करप्शन की कहानियाँ ख़ुद लीक करेंगे। यही नहीं, ब्लैकमेलिंग का एक अंदाज़ था। इस तरह हमारी मरकज़ और पंजाब में हुकूमत जो है वो तमाशा बन के रह जाएंगी। अब ज़राए कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ का तीर ऐन निशाने पे लगा। इतनी खौफनाक तस्वीर देखने के बाद फिर नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा ने दोनों ने इस में आफ़ियत समझी कि ख्वाजा साहब की बात मान ली जाए और इकबाल संघेड़ा के चैप्टर को क्लोज़ कर दिया जाए। अब हम देखते हैं कि चंद रोज़ बाद वही इकबाल संघेड़ा होंगे, वही सियालकोट होगा जहाँ वो फतह के झंडे लहराते हुए नए अज़्म के साथ अपना पुराना काम जारी रखेंगे। लेकिन नाज़रीन, कुछ ज़राए ये दावा भी कर रहे हैं कि ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, ये लड़ाई सिर्फ बज़ाहिर ख़त्म हुई है। हो सकता है कि वो कुछ दिन के लिए बाहर आ जाएं, लेकिन इकबाल संघेड़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखी जाएगी और ख्वाजा आसिफ साहब को भी दबाव में रखा जाएगा।
और नून लीग में इस हवाले से इख्तलाफात में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ जाएंगे, सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात और रवैये की वजह से। और नाज़रीन, मैडम वज़ीर आला साहबा जो है वो जापान के दौरे पर रवाना हो चुकी हैं। एयरफोर्स का ख़ुसूसी तैयारा दौरे जापान में उनके साथ रहेगा। फ़िलहाल मैडम वज़ीर आला थाईलैंड में है। जापान के दौरे की काफ़ी अरसे से तैयारी की जा रही थी। पहले हुकूमत जापान को पैगाम दिया गया कि मैडम वज़ीर आला का स्टेट लेवल पर बड़ा इस्तकबाल होना चाहिए, मगर जापानी हुकूमत ने वज़ीर आला को सरबराह मुमलिकत वाला प्रोटोकॉल देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन दौरा चूँकि अनाउंस हो चुका था, इसलिए कैंसिल भी नहीं किया जा सकता था। फिर पहले फ़ैसला हुआ कि 10 अफराद मैडम वज़ीर आला के हमरा होंगे, मगर फिर वफ़द के अरकान बढ़ते बढ़ते 40 के लगभग हो गए। अब 40 अफराद उनके लगभग हैं, शायद उनके हमरा हैं शायद, जिन्हें एयरफोर्स का तैयारा जापान लेकर गया है। मैडम वज़ीर आला टोक्यो में पाकिस्तानियों के इज्तिमा से भी खिताब करेंगी और ये इज्तिमा एक दर्द सर बन के रह गया। इस तकरीब के मुकाम को अभी तक सीग़ा राज में रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये एक 5 स्टार होटल में होगा, जिसके लिए 500 मेहमानों को मदऊ किया गया है। इस तकरीब के मेहमानों के हवाले से भी मैडम वज़ीर आला बहुत ज़्यादा हसासियत का मुज़ाहरा कर रही हैं, इसलिए तकरीब के दावत नामे पर ही लिख दिया गया है कि मेहमान अपने साथ मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते। इसके अलावा मेहमानों को फ़ोन करके ये भी कहा जा रहा है कि तकरीब में शिरकत के लिए तस्मों वाले शूज़ पहन कर आएँ। बग़ैर तस्मों के शूज़ पहनने वालों को तकरीब में नहीं जाने दिया जाएगा। अब अगर ये ख़बरें दुरुस्त हैं नाज़रीन, तो फिर ये यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ फॉर्म 47 के नतीजे में वजूद में आने वाली ये हुकूमत जो है ये आवाम के सामने जाने से किस कदर घबराहट का शिकार है। ज़ाहिर है टोक्यो में लाहौर और फैसलाबाद जैसी सिक्योरिटी तो मुमकिन नहीं है, दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मूव हो रहे हैं, इसलिए कोशिश हो रही है कि मैडम वज़ीर आला की ये तकरीब किसी बदमज़गी की वजह से याद ना रखी जाए। अच्छा नाज़रीन, चारों तरफ एक मामला जो है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा, वो है पुर्तगाल की नेशनैलिटी। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरफ जो पटारी खोली थी कि जी एक बड़ी तादाद ब्यूरोक्रेट्स की जो है वो पुर्तगाल की नेशनैलिटी ले चुकी है। अब वफाकी वज़रा बता रहे हैं कि आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी ने पुर्तगाल की शहरियत हासिल कर ली और लूट मार करके वहाँ बड़ी जायदादें बना ली हैं। वफाकी वज़ीर अलीम ख़ान की पाक व्यू सोसाइटी के बारे में कहा जाता है कि वहाँ प्लाट ख़रीदने वालों को पुर्तगाल की नेशनैलिटी ऑफ़र की जा रही है, या जो उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है वो वहाँ पे मौजूद जो है पाक व्यू सोसाइटी में इन्वेस्ट करें बाकायदा। जब हर तरफ से पाक व्यू सोसाइटी और अलीम ख़ान पर अब तनकीद के निश्तर बरसना शुरू हुए हैं, तो पाक व्यू सोसाइटी की इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा वजाहत जारी की गई है कि उनका पुर्तगाल की नेशनैलिटी ऑफ़र करने से सिरे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाक व्यू सोसाइटी के बारे में सब कुछ प्रोपेगेंडा है, वहाँ पे तो कोई पाक व्यू सोसाइटी बन ही नहीं रही, ना बन रही है ना बनने जा रही है। साफ साफ उन्होंने अपनी सर्कुलर में कहा है। जैसे ही सर्कुलर सोशल मीडिया पे डाला गया है तो जवाब में शवाहिद का एक या तरदीदों का एक अंबार लग गया। अलीम ख़ान की पाक व्यू सोसाइटी की जानिब से पुर्तगाल की नेशनैलिटी ऑफ़र की जाती रही है। इस हवाले से अलीम ख़ान के दस्ते रास्त और रुकन पंजाब असम्बली शुएब सदीकी का गालिबन पाक व्यू सोसाइटी की प्रमोशन के हवाले से मुनक़्क़दा तकरीब में ख़िताब का वीडियो क्लिप भी वायरल है और लोग धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं, जिसमें शुएब सदीकी साहब बता रहे हैं कि किस तरह पाक व्यू सोसाइटी में प्लॉट लेने या इन्वेस्टमेंट करने वालों को पुर्तगाल की नेशनैलिटी मिल सकती है। यानी एक तरफ तरदीद जारी की गई और अगले 1-2 घंटों के बाद ही शुएब सदीकी का ये वीडियो क्लिप वायरल कर दिया गया। इससे बात तो सरीहन ये तो गलत साबित हो गई कि अलीम ख़ान की मलकियत वाली पाक व्यू सोसाइटी की तरफ से पुर्तगाल की शहरियत वाली ऑफ़र नहीं की गई थी। बिल्कुल ऐसा होता रहा है और शायद अमली तौर पे ये खेल अब भी जारी हो। सिर्फ राय अमा को ठंडा करने के लिए पुर्तगाल की नेशनैलिटी वाली ऑफ़र से पीछे हटा जा रहा है या तरदीदें जारी की जा रही हैं। साथ ही नाज़रीन, शुएब सदीकी का जमहूरिया डोमिनिकन का पासपोर्ट भी सोशल मीडिया पे अपलोड हो चुका है। अब इस बारे में शुएब सदीकी साहब को वजाहत करनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को बल्कि ये करना चाहिए, वो शुएब सदीकी अगर नहीं भी करते तो इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ बनता है कि वो
शुएब सिद्दीकी से पूछे जो रुकन पंजाब असम्बली हैं कि रुकन पंजाब असम्बली होते हुए वो दोहरी शहरियत कैसे रखे हुए हैं, जमहूरिया डोमिनिकन की शहरियत, और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि अलीम खान साहब के पास भी डोमिनिकन ही की शहरियत है। अब दोहरी शहरियत की, अब ये लोग कह सकते हैं कि दोहरी शहरियत की बुनियाद पे देखें, एक तरफ तो अगर दोहरी शहरियत है तो शुएब सिद्दीकी जो है वो असम्बली की रुकनीत के अहल ही नहीं है। अब हो सकता है कि शुएब सिद्दीकी ये कह दें कि उन्होंने इलेक्शन से पहले जमहूरिया डोमिनिकन की शहरियत तरक कर दी थी, और जब भी उनसे सवाल, अगर ये वो कहते भी हैं, फिर भी उनसे ये सवाल तो बनता है ना कि ये शहरियत हासिल करने के लिए उनके पास 10-12 करोड़ रुपए कहाँ से आए और ये रकम पाकिस्तान से बाहर कैसे मुंतकिल की गई। ये सवाल तो फिर भी बनता है। क्या इस रकम की मनी ट्रेल शुएब सिद्दीकी साहब ने अपने गोशवारों में ज़ाहिर की? बहरहाल जो भी है, ये एक तहकीक तलब मामला है। बहरहाल ये बात तो अब साबित हो गई है कि पाक व्यू सोसाइटी में प्लॉट के बदले पुर्तगाल की शहरियत ऑफ़र की जाती थी या अब भी की जाती है, और ये तरदीद जो है ये तो बिल्कुल पानी में चलाया हुआ पटाखा साबित हुआ है। अच्छा नाज़रीन, एक और मामला सोशल मीडिया पे बहुत गर्म है। मारूफ खातून एंटरप्रेन्योर बिजनेस वूमन मारिया बी, जो एक मलबूसात और परफ्यूम्स के हवाले से के बिज़नेस के हवाले से बहुत ज़्यादा शोहरत रखती हैं, काफ़ी अरसे से अपनी एक ऐसी मुहिम की वजह से भी मशहूर हैं जिन्होंने लिबरल्स को हिला के रखा हुआ है। मारिया बी ने मुतअद्दिद मौक़ों पे LGBT कम्युनिटी की खुलकर मुखालफत की है। उनका कहना यह है कि फ़ैशन इंडस्ट्री में 80% मर्द जो हैं वो LGBTQ यानी हम जिन्स परस्त हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ भी देती है। उनका कहना यह है कि लाहौर में हम जिन्स परस्ती की बाकायदा महफ़िलें होती हैं। अब मारिया बी का कहना यह है कि ये महफ़िलें कहाँ मुनक्किद होती हैं, इंतज़ामिया को इस बारे में पूरा इल्म है मगर वो खामोश है। इस पर यही हम जिन्स परस्त गिरोह अब उनके सरपरस्त और उनके जो सरपरस्त है वो उन्होंने जो हालिया ट्वीट की है एक्स पे अपनी जो पोस्ट की है, उसमें उन्होंने एक ऐसी ही तकरीब की झलकियाँ भी दिखाई हैं, तो जिसके बाद ये पूरा गिरोह जो है ये मारिया बी के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल नज़र आता है। उनका तमस्खुर उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है, जवाज़ ये पेश किया जा रहा है मजाक उड़ाने के हवाले से कि जी मारिया बी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में होने वाली फोश अंडरग्राउंड पार्टीज़ की लोकेशन के बारे में ख़ुद कैसे जानती हैं। कोई कह रहा है कि वो ख़ुद इन पार्टीज़ का हिस्सा है इसलिए उनकी लोकेशन जानती हैं। ये बिल्कुल फजूल और बेजा तनकीद है। इसका मतलब है कि सहाफ़ी अगर कोई ख़बर देता है तो सहाफ़ी कोई करप्शन की आमाजगा बनाता है तो वो ख़ुद उस करप्शन में, उस डैन में ख़ुद भी रहता है। अजीब सी बात है। सहाफ़ियों को तो ऐसी ऐसी चीज़ों का पता होता है कि खुदा की पनाह, सहाफ़ी जब कोई स्कैंडल बेनकाब करता है तो क्या वो ख़ुद उसका हिस्सा होता है? तो मारिया भी मेरा ख़्याल है माशरे की बेहतरी के लिए शानदार काम कर रही हैं और इसका एतराफ़ करना चाहिए। हालांकि वो चाहती तो चुप करके खामोशी से चुप साध लेती, चुप करके बैठी रहती, मगर एक मेरा ख़्याल है मुहिब्बुल वतन की तरह उन्होंने एक अच्छी मुसलमान होने के नाते वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हैं, जिस पर हम हमें उनके खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और मारिया भी कहती हैं कि वो इस मामले में तमाम तर मुखालफत के बावजूद डटी रहेंगी। अच्छा नाज़रीन, आखिर में सादुल्लाह शाह साहब के दो चार अशार सुन लें। होंठों पे अहले सिद्क़ के ताले हैं किस तरह, होंठों पे अहले सिद्क़ के ताले हैं किस तरह, सीने में उनके दब गए नाले हैं किस तरह, सीने में उनके दब गए नाले हैं किस तरह। अब सोचते हैं बैठ के ये कौन लोग हैं, अब सोचते हैं बैठ के ये कौन लोग हैं, ये रोग हमने आप ही पाले हैं किस तरह। एक तीरगी है आँख से दिल तक अजीब सी, एक तीरगी है आँख से दिल तक अजीब सी, आखिर ये जहन हमने उजाले हैं किस तरह। देखो ये जज्बे आग थे और शोला बार भी, हमने मगर ये शेर में ढाले हैं किस तरह, हमने मगर ये शेर में ढाले हैं किस तरह। जिनके ज़मीर सो गए समझो वो मर गए, जिनके ज़मीर सो गए समझो वो मर गए, जो मर गए वो जागने वाले हैं किस तरह।
किसको पड़ी है साध के वो पूछता फिरे, किसको पड़ी है साध के वो पूछता फिरे, आँखों में किसने ख्वाब संभाले हैं किस तरह, आँखों में किसने ख्वाब संभाले हैं किस तरह। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।